जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द राइजिंग सन एकेडमी में। पिछले पार्ट में हमने आपका पढ़ा था हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास। उसके बाद हमने आपको पढ़ाया था भारतीय आर्य भाषा। जो भारतीय आर्य भाषा है, हमने इनको 3 भागों में वर्गीकृत किया था। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा व आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। फिर हमने उसके बाद हिंदी का विकास क्रम देखा था कि हिंदी की व्युत्पत्ति कैसे हुई थी। फिर हमने आपको अपभ्रंश पढ़ाया था, अपभ्रंश के भेद पढ़ाए थे। अपभ्रंश के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। फिर अपभ्रंश के हमने जो इससे संबंधित रचनाकार हैं उनके बारे में आपको पढ़ाया था। फिर हमने अवहट्ट के बारे में आपको बताया था कि अवहट्ट भाषा क्या होती है। इसे अपभ्रंश का अपभ्रंश कहा जाता है या प्रवर्ती अपभ्रंश भी कहा जाता है। फिर आज हमारा इससे अगला है नेक्स्ट टॉपिक, हिंदी भाषा समूह। जो आपका हिंदी भाषा समूह है, इसके अंतर्गत आपकी हिंदी प्रदेश या क्षेत्र की 5 उपभाषाएं आती हैं और इन 5 उपभाषाओं के अंतर्गत 17 बोलियां आती हैं, जैसे ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोलियां आदि। ब्रजभाषा को काव्य भाषा के नाम से भी जाना जाता है। ब्रजभाषा साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ प्रदुमन चरित्र है, जो कि सुधीर अग्रवाल के द्वारा लिखित है। वह 1354 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी। अवधी भाषा, अवधी की पहली कृति चंदायन है, जिसको लोर कहा भी कहा जाता है। यह 1370 ईस्वी में लिखी गई थी। किसके द्वारा? मुल्ला दाऊद के द्वारा, जो कि प्रथम सूखी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता हैं। इसके बाद हम देखते हैं खड़ी बोली संबंधित कुछ व्यक्ति दिए गए हैं, जैसे कि अमीर खुसरो, जयदेव, नामदेव, रामानंद, गोरखनाथ, सरहप्पा आदि रचनाकार। हमने आपको प्राचीन हिंदी पढ़ा दी थी। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे मध्यकालीन हिंदी। इस काल में भाषा के 3 रूप निखर कर सामने आए: ब्रजभाषा, अवधी व खड़ी बोली। इन तीनों को साहित्यिक भाषा के नाम से भी जाना जाता है। खड़ी बोली का 14वीं सदी में दक्षिण भारत में प्रवेश हुआ। 18वीं सदी में खड़ी बोली को मुसलमान शासकों का संरक्षण मिला। जो हमारी प्रमुख रचनाकार हैं, जैसे ब्रजभाषा से संबंधित पढ़ेंगे, अवधी से संबंधित पढ़ेंगे, फिर खड़ी बोली से संबंधित हम प्रमुख रचनाकार पढ़ेंगे। ब्रजभाषा को गौरवान्वित करने का श्रेय हिंदी के कर्षण भक्त कवियों को जाता है। जैसे सूरदास जी ब्रजभाषा संबंधित कवि रहे हैं। रसखान, मीराबाई, नंददास, श्री भट्ट, गदाधर भट्ट। सूरदास के द्वारा जो रचित ग्रंथ है उसका नाम सूरसागर है, जिसको कर्षण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि सूरसागर के रचिता कौन है? तो सूरदास जी। सूरदास जी को अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। अष्टछाप में 8 कवियों का एक समूह था यह, जिसमें 8 शिष्य थे, जिसमें वल्लभाचार्य के 4 शिष्य और विट्ठल नाथ के 4 शिष्य थे, इसलिए इसे अष्टछाप कहा जाता है। बंगाल में कर्षण भक्त कवियों द्वारा प्रचारित भाषा का नाम क्या था? ब्रजबुली। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अवधी भाषा। अवधी को साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतीत करने का श्रेय सूफी या प्रेम मार्गी कवियों को जाता है। बंगाल में सूफियों द्वारा प्रचारित अवधी भाषा का नाम गोहारी या
गोयारी है। अवधी भाषा से संबंधित कुछ आपके प्रमुख रचनाकार दिए गए हैं और इनकी रचनाएं दी गई हैं। जैसे पहली है आपकी मर्गावती, किसके द्वारा लिखित है? यह कुतुबन के द्वारा। पद्मावत, जिसे हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कहा जाता है, यह मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा रचित है। मधुमालती मंझन के द्वारा। चित्रावली उस्मान, इंद्रावती नूर मोहम्मद, यूसुफ जुलेखा शेख निसार जी, प्रेम चिंगारी अली शाह। रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा रचित है। यह राम भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य है और किस भाषा में लिखा गया है? ये बैसवाड़ी अवधि में लिखा गया है। फिर इसके बाद हम खड़ी बोली देखेंगे कि खड़ी बोली में मध्यकाल में खड़ी बोली के दो रूप निखर कर सामने हमारे आते हैं, उत्तरी हिंदी और दक्कनी हिंदी, जिसके खड़ी बोली के प्रमुख रचनाकार है कबीर, नानक, दादू, मलूकदास, रज्जब। फिर कुछ रचनाएं हैं खड़ी बोली से संबंधित, जैसे चंद छंद वर्णन की महिमा गंग जी के द्वारा, मद नाष्टक रहीम, सुदामा चरित्र आलम, गोरा बादल की कथा जटमल के द्वारा रचित है। इसके बाद हम आधुनिक कालीन हिंदी के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी के आधुनिक काल तक आते आते ब्रज भाषा जन भाषा से काफ़ी दूर हट चुकी थी और अवधि ने तो बहुत पहले ही साहित्य से मुंह मोड़ लिया था। 19वीं सदी तक कविता की भाषा ब्रज भाषा थी 19वीं सदी तक, और गद्य की भाषा खड़ी बोली रही। 20वीं सदी तक आते आते खड़ी बोली गद्य पद दोनों की साहित्यिक भाषा बन गई। खड़ी बोली। इसके बाद हम खड़ी बोली में भारतेंदु पूर्व युग पढ़ते हैं। भारतेंदु युग पढ़ते हैं। भारतेंदु पूर्व युग में कुछ कविताएं लिखी गई हैं, कुछ ग्रंथ लिखे गए हैं, जैसे सुख सागर सदा सुखलाल नियाज जी के द्वारा रचित है। रानी केत की कहानी इंशा अल्लाह खान, प्रेम सागर लल्लू लाल जी, नसीकेतो पाखियान सदल मिश्र के द्वारा रचित है। भारतेंदु युग का जो हमारा काल है वह 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी के मध्य है, जिसमें गद्य रचना के लिए खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। फिर इसके बाद हम द्विवेदी युग पढ़ते हैं, जिसका काल 1900 से 1920 ईस्वी तक है। 1903 ईस्वी में सरस्वती पंत्रिका का संपादकत्व का भार संभाला आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। द्विवेदी युग के जो प्रमुख रचनाकार हैं, जैसे श्याम सुंदर दास, माधव प्रसाद मिश्र, तो कुछ हमारी इसमें ग्रंथ है रचित, जैसे शिशिर के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर हमारा इसके बाद द्विवेदी युग के बाद हमारा छायावाद युग चलता है। जो छायावाद युग है इसका काल 1918 से 1936 ईस्वी तक है। छायावाद युग से संबंधित जो हमारे व्यक्ति हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद हो गए, सुमित्रानंद पंत जी हो गए, निराला जी हो गए, महादेवी वर्मा आदि। खड़ी बोली के विकास का स्वर्ण युग कहा जाता है। छायावाद युग को क्या कहा जाता है? खड़ी बोली के विकास का स्वर्ण युग कहा जाता है। हिंदी के विभिन्न नाम या रूप: हिंदवी, हिंदुई, जबान ए हिंदी, देहलवी। सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने मध्य देश की भाषा के लिए हिंदवी या हिंदी शब्द का प्रयोग किया। तो क्वेश्चन आएगा कि हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो अमीर खुसरो ने किया था। इन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए खालिक बरी की रचना की थी, जिसमें हिंदवी शब्द 30 बार, हिंदी 5 बार प्रयुक्त हुआ है। रेखता: मध्यकाल में मुसलमानों में प्रचलित अरबी फारसी शब्दों से मिश्रित कविता की भाषा को हम रेखता कहते हैं, जैसे गालिब साहब की रचनाएं। फिर हमारा फोर्ट विलियम कॉलेज है। फोर्ट विलियम कॉलेज आपका कलकत्ता में है। इसकी स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने 10 जुलाई 1800 ईस्वी की थी। इसमें एक हिंदुस्तानी विभाग के सर्वप्रथम जो अध्यक्ष थे उनका नाम था जॉन गिल क्राइस्ट। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में विकास। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि राष्ट्रभाषा क्या है। राष्ट्रभाषा क्या है? राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ
समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त भाषा अर्थात आम जनमानस की भाषा। स्वतंत्रता संग्राम हमारा 1900 से 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को दौरान राष्ट्रभाषा की आवश्यकता होती है। राष्ट्रभाषा शब्द कोई संवैधानिक शब्द नहीं है, यानी कि इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। किसका? राष्ट्रभाषा का। राष्ट्रभाषा में अंग्रेजों का क्या योगदान रहा, इसको पढ़ते हैं। जब जनता व सरकार के बीच संवाद में फारसी अंग्रेजी के माध्यम से दिक्कतें आई तो सरकार ने फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी विभाग खोलकर अधिकारियों को हिंदी सिखाने की व्यवस्था की। तो इस हिंदुस्तानी विभाग के सर्वप्रथम अध्यक्ष कौन थे? जॉन गिल क्राइस्ट। जॉर्ज गियर्सन ने हिंदी को आम बोलचाल की महाभाषा कहा है। विलियम कैरी ने 1816 ईस्वी में लिखा, हिंदी किसी एक प्रदेश की भाषा नहीं है बल्कि देश में सर्वत्र बोले जाने वाली भाषा है। फिर धर्म समाज सुधारकों का योगदान क्या रहा? ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय ने इन्होंने अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए इनको लंदन भेजा था। राजा राम मोहन राय की समाधि पूछते हैं कहाँ है? वह ब्रिस्टल लंदन में है। ठीक है, तो राजा राम मोहन ने कहा इस देश की समग्र एकता के लिए हिंदी अनिवार्य है। केशव चंद्र सेन ने 1875 में एक लेख में लिखा है, भारतीय एकता कैसी हो। फिर इसके बाद आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने की थी। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है जिसकी भाषा क्या है? गुजराती में है। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश कब लिखी गई? 1875 में। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा, हिंदी के द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। वे कहते थे, मेरी आंखें उस दिन को देखना चाहती है जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब भारतीय एक भाषा बोलने व समझने लग जाए। थियोसोफिकल पार्टी, इसकी स्थापना अमेरिका में 1875 ईस्वी मैडम ब्लेवेत्स्की व कर्नल एच.एस. अलकाट के द्वारा की गई थी। इसकी संचालिका एनी बेसेंट ने कहा, भारत के सभी स्कूलों में हिंदी की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। फिर हिंदी के विकास में कांग्रेस के नेताओं का क्या योगदान रहा है, इसको हम देखते हैं। कांग्रेस की स्थापना 1885 में मुंबई में हुई थी। 1917 में तिलक ने भारतवासियों से आग्रह किया कि हिंदी सीखें। महात्मा गांधी ने कहा, राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। गांधी जी हिंदी के प्रश्न को स्वराज का प्रश्न मानते थे। मेरा यह मत है कि हिंदी ही हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा हो सकती है और होनी भी चाहिए। दक्षिण में प्रथम हिंदी प्रचारक के रूप में गांधी जी ने अपने सबसे छोटे पुत्र देवदास गांधी को मद्रास भेजा था। 1925 के कानपुर अधिवेशन में गांधी जी की प्रेरणा से यह प्रस्ताव पारित हुआ कि कांग्रेस की महासमितियों का कामकाज हिंदी में चलाया जाएगा। 1927 में सी राजगोपालाचारी ने कहा, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तो है ही, यह जनतंत्रात्मक भारत में राजभाषा भी होगी। राजभाषा, आगे पढ़ेंगे कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है। नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रकाशित की गई थी। देवनागरी अथवा फारसी में लिखे जाने वाली हिंदुस्तानी भारत की राजभाषा होगी, ऐसा नेहरू रिपोर्ट में कहा गया था। 1929 में सुभाष चंद्र बोस ने कहा, प्रांतीय ईर्ष्यादेश दूर करने में जितनी सहायता इस हिंदी प्रचार से मिलेगी उतनी दूसरी चीज से नहीं मिल सकती है। राष्ट्रभाषा आंदोलन संबंधित व धार्मिक सामाजिक संस्थाएं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना 1828 में कलकत्ता में हुई थी। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। पराथवरा समाज की स्थापना 1867 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में दयानंद सरस्वती ने की थी। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना
1875 में अमेरिका में की गई थी, परंतु इसका मुख्यालय 1882 में अडियार 1882 अडियार यानी कि मद्रास चेन्नई में किया गया था। इसकी स्थापना मैडम ब्लावस्की एवं कर्नल अलकाट के द्वारा की गई थी। फिर हम सनातन धर्म देखते हैं कि जो सनातन धर्म है इसकी स्थापना 1895 ईस्वी में वाराणसी में पंडित दीनदयाल शर्मा के द्वारा की गई थी। पहले इसका नाम भारत धर्म महामंडल था 1902 में। रामकृष्ण मिशन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसकी स्थापना 1 मई 1897 ईस्वी को बेल्लूर में स्वामी विवेकानंद ने की थी। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। साहित्यिक संस्थाएं, नागरी प्रचारणी सभा, इसका मुख्यालय काशी वाराणसी में है। इसकी स्थापना 1893 में की गई थी और इसके संस्थापक है श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य सम्मेलन, इसका मुख्यालय आपका प्रयाग में है और इसकी स्थापना 1910 में की गई थी। इसके जो प्रथम सभापति थे वो मदन मोहन मालवीय थे। गुजरात विद्यापीठ का मुख्यालय अहमदाबाद में, इसकी स्थापना 1920 में की गई थी। हिंदुस्तानी अकेडमी की स्थापना 1927 में की गई थी। इसका मुख्यालय इलाहाबाद में। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, जिसका पहले नाम हिंदी साहित्य सम्मेलन था, इसका मुख्यालय मद्रास में है और इसकी स्थापना 1927 में की गई थी। हिंदी विद्यापीठ, इसकी स्थापना 1929 में की गई थी। इसका मुख्यालय देवधर में है जो कि झारखंड में पड़ता है। एक देवधर ट्रॉफी है, वह किस खेल से संबंधित है यह कमेंट करके आप बताएं। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, इसका मुख्यालय वर्धा है, वर्धा महाराष्ट्र में पड़ता है और इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। नागरी लिपि परिषद, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, इसका मुख्यालय पटना में है और इसकी स्थापना 1951 में की गई थी। असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, इसका मुख्यालय गुवाहाटी असम में पड़ता है और 1938 में की गई थी। बम्बई हिंदी विद्यापीठ बम्बई में है और इसकी स्थापना 1938 में की गई थी। महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा, इसका मुख्यालय पुणे में है और इसकी स्थापना 1937 में। हिंद स्वराज, हिंद स्वराज यह महात्मा गांधी के द्वारा 1909 में लिखी गई एक पुस्तक का नाम है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना 1959 में और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। केंद्रीय हिंदी संस्थान, इसकी स्थापना 1962 में और इसका मुख्यालय आगरा में है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विवि, इसकी यह वर्धा महाराष्ट्र में है। इसका मुख्यालय। राष्ट्रभाषा के लिए शर्तें, यानी कि राष्ट्रभाषा के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए। अमलदारों या अर्थात राजकीय अधिकारियों के लिए वह भाषा सरल होनी चाहिए, यानी कि राष्ट्रभाषा के लिए पहली शर्त क्या है कि भाषा सरल हो। नंबर 2, भारतवर्ष के बहुत से लोग उस भाषा को बोलते हो, यानी कि पहला तो आपका हो गया कि भाषा सरल हो और बोलने वालों का प्रतिशत क्या हो, ज़्यादा हो। तीसरा, उस भाषा के द्वारा भारतवर्ष का अपनी धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवहार का हो सकना चाहिए। 3, चौथी शर्त आपकी, राष्ट्रभाषा के लिए भाषा आसान होनी चाहिए। भाषा क्या हो, आसान होनी चाहिए। उस भाषा का विचार करते समय किसी अक्षणिक या अल्प स्थायी स्थिति पर जोर नहीं देना चाहिए। तो ये 5 शर्तें हैं राष्ट्रभाषा होने के लिए। फिर राजभाषा क्या होती है? राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है राजकाज की भाषा, अर्थात जो भाषा देश के राज के कार्य लिए प्रयुक्त होती है वह राजभाषा कहलाती है। राजाओं नवाबों के जमाने से इसे दरबारी भाषा कहा जाता है। राष्ट्रभाषा हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, अर्थात हमारे जो संविधान में है वह राजभाषा शब्द है, ना कि राष्ट्रभाषा। राजभाषा क्या है? एक संवैधानिक शब्द है
हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया है। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। राजभाषा का प्रयोग अक्षेत्र सीमित है, अर्थात क्योंकि हमारे पूरे भारतवर्ष में हिंदी नहीं बोली जाती है। कुछ राज्य हैं जहां उनकी अपनी भाषाएं, जैसे महाराष्ट्र सरकार मराठी में, गुजरात सरकार गुजराती में, पंजाब सरकार पंजाबी में। हिंदी देश की 46% जनता बोलती है। संविधान के लागू होने के दिन से 15 वर्षों की अवधि तक जो राजभाषा हमारी बनी रही वह अंग्रेजी थी। अब हम पढ़ेंगे राजभाषा। हमारे संविधान में 22 भाग हैं, जिनमें राजभाषा का वर्णन संविधान के 17वें भाग में दिया गया है। अगर हम संविधान में अनुसूचियों की संख्या देखते हैं तो 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें से 8वीं अनुसूची का संबंध हमारे राजभाषा से है। संविधान में 395 अनुच्छेद दिए गए हैं, जिसमें से 343 से 351 तक का संबंध राजभाषा से है। तो यहाँ हम अनुच्छेद पढ़ेंगे इसमें कि किस अनुच्छेद में क्या दिया गया है। सबसे पहले अनुच्छेद 120 है हमारा, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। संसद का कार्य हिंदी अथवा अंग्रेजी में किया जाएगा, परंतु लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। संसद किस किस से मिलती है बनकर? लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 210, राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। राज्य की राजभाषा में या सभापति किसी को उसकी मातृभाषा में अनुमति दे सकता है सभा में बोलने के लिए। विधानमंडल किस किस से मिलकर बनता है? विधानसभा प्लस विधान परिषद प्लस राज्यपाल, इन तीनों से मिलकर हमारा विधानमंडल का निर्माण किया जाता है। चूंकि उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है, यहाँ सिर्फ विधानसभा है, यहाँ पर क्या है, एक सदनीय सदन है। इसके बाद अनुच्छेद 43 में संघ की राजभाषा का वर्णन किया गया है। संघ की राजभाषा हिंदी होगी, जिसकी लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 344 में राजभाषा के संबंध में एक आयोग दिया गया है, जिसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 को किया गया था। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बीजी खरे थे। अनुच्छेद 345, राज्य की राजभाषा, जैसे उत्तराखंड राज्य है, इसकी प्रथम भाषा हिंदी है और द्वितीय क्या है, संस्कृत है। अनुच्छेद 346, एक राज्य दूसरे राज्य के बीच पत्रावधि की राजभाषा क्या होगी, इसका वर्णन अनुच्छेद 346 में दिया गया है। अनुच्छेद 347, किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोले जाने वाली भाषा के संबंध में उपबंध अनुच्छेद 347 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 348, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में और संसद व राज्य विधानमंडलों में प्रयोग की जाने वाली भाषा, जैसे विधेयकों में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाएगा, अधिनियमों आदि में। अनुच्छेद 349, भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रियाओं का उल्लेख अनुच्छेद 349 में किया गया है। अनुच्छेद 350, व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 350 क्या है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा। अनुच्छेद 350 क्या है, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार। अनुच्छेद 351, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। फिर हमारी 8वीं अनुसूची है। संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। 8वीं अनुसूची में क्या है आपका, 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख किया गया है। परंतु जब संविधान लागू हुआ उस समय प्रारंभ में कितनी भाषाएं? 14 भाषाएं थी, जिसमें असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़। कन्नड़ कहाँ की राजभाषा है? कर्नाटक की यह राजभाषा है। कश्मीरी, मलयालम केरल में बोली जाती है।
मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु आपकी आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में बोली जाती है। उर्दू, उर्दू कहाँ की द्वितीय राजभाषा है? उत्तर प्रदेश की। फिर हमारी प्रारंभ में 14 भाषाएं थी, फिर 3 संविधान संशोधन किए गए, 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 92वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन 1967 में किया गया, जिसमें सिंधी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया, जिसकी हमारी ट्रिक है नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। 92वां संविधान संशोधन के द्वारा 2003 के द्वारा 4 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया, जिसकी ट्रिक है BDMS, बोडो, डोगरी, मैथाली, संथाली। अगर आपसे राजभाषा अधिनियम पूछे कब का है तो वह 1963 का है और 1967 में इसमें संशोधन किया गया था। राजभाषा के विकास से संबंधित संस्थाएं। केंद्रीय हिंदी समिति, इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। इसका कार्य हिंदी का प्रचार प्रसार करना है। केंद्रीय हिंदी समिति का जो अध्यक्ष है वह प्रधानमंत्री होता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। उसके बाद शिक्षा मंत्रालय के दिन कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि जो साहित्यिक अकादमी है वह किस मंत्रालय के अधीन आती है, तो आप इसको ध्यान से रखेंगे कि शिक्षा मंत्रालय के अधीन। तो साहित्यिक अकादमी की स्थापना 1954 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका कार्य क्या है? साहित्य को बढ़ावा देना। NBT, नेशनल बुक ट्रस्ट, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका क्या कार्य है कि पुस्तकों को बहुत कम मूल्यों पर बेचना। केंद्रीय हिंदी निदेशालय, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। यह अहिंदी भाषियों के लिए पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन करती है। वैज्ञानिकी तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, स्थापना 1961 में। विज्ञान तथा तकनीक से संबंधित शब्दावलियों का प्रकाशन करना। फिर गृह मंत्रालय के अधीन देखते हैं हम कौन कौन सी संस्थाएं आती हैं। राजभाषा विधायी आयोग, जिसकी स्थापना 1965-75 में की गई थी। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, जिसकी स्थापना 1971 में की गई थी। राजभाषा विभाग की स्थापना 1975 में की गई थी। जो केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो है यह देश में अनुवाद की सबसे बड़ी संस्था है। राजभाषा विभाग शासकीय प्रयोजनों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। विधि या कानून मंत्रालय के अधीन राजभाषा विधायी आयोग, जिसकी स्थापना 1975 में की गई थी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकार कौन कौन से विभाग आते हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रकाशन विभाग, जिसकी स्थापना 1944 में की गई थी। फिल्म प्रभाग, जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी। पत्र सूचना कार्यालय दिल्ली, जिसका मुख्यालय दिल्ली में, इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। आकाशवाणी की स्थापना 1957 में। दूरदर्शन की 1976 में। कुछ हमारे प्रश्न दिए गए हैं उनको देख लेते हैं। हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा दिया गया था। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम कहाँ उदित हुआ? तो यह बंगाल में उदित हुआ था सबसे पहले। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? गोपाल स्वामी अयंगर के द्वारा रखा गया था। संविधान सभा में राजभाषा के नाम पर हुए मतदान में हिंदुस्तानी को 77 वोट और हिंदी को 78 वोट मिले थे। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई 1956 में। भाषाई आधार पर किस राज्य का सबसे पहले गठन हुआ? आंध्र प्रदेश। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की गई थी। भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली वाली भाषा हिंदी है। मराठी देवनागरी में लिखी जाती है, इसको याद रखना। मराठी कौन की लिपि क्या है? देवनागरी है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुए? तो शोरसेनी अपभ्रंश से। सिंधी भाषा की लिपि फारसी है। सिंधी भाषा की उपबोली बिचौली, सराली, थाड़ली। खड़ी बोली का विकास अपभ्रंश शोरसेनी से हुआ है। खड़ी बोली की उपबोलियां हिंदुस्तानी, कोरवी, सरहिंदी। खड़ी बोली के साहित्य को चवाड़ा कहा जाता है, चवाड़ा।
हर 50 किलोमीटर के बाद भाषा और संस्कृति बदल जाती है। उर्दू भाषा का अर्थ शाही शिविर है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। उत्तराखंड में हाई कोर्ट अर्थात उच्च न्यायालय की प्रतिलिपि हिंदी में भी प्राप्त कर सकते हैं। तेलुगु बोली या भाषा हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।